बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन पशुपालन करते हैं। पशुपालन उनके आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। पशुपालन के माध्यम से कृषि में भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आज के अंक में हम बातें करेंगे पशुपालन से संबंधित, लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसलों को बीज जनित रोगों से बचाव के लिए करें बीजोपचार। दलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुदान पर उपलब्ध होगी कई सुविधाएं। गाजर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा मेघाली। अब समाचार विस्तार से। फसलों को बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को बोने से पहले बीजोपचार जरूर करें। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि इसके लिए वैविस्टन दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें। दलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए आत्मा सिमडेगा द्वारा विभिन्न तरह की सुविधाएं किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। आवेदन पत्र प्रखंड के कृषि तकनीकी सूचना केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है और 25 नवंबर तक प्रखंड कृषि तकनीकी सूचना केंद्र में जमा कर सकते हैं। किसान भाई बीज को लगाने के लिए प्रो ट्रे विधि का प्रयोग करें। यह प्रचलित विधि क्यारी की अपेक्षा ज़्यादा उपयुक्त है। प्रो ट्रे अपनाने से मिट्टी में मौजूद फफूंदनाशी रोगों से बीजों का बचाव होता है और पौधों का विकास भी बेहतर होता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं बीजों को लगाने की, तो जो एक प्रचलित विधि क्यारी विधि है उसकी तुलना में हमारी अनुशंसा रहेगी कि आप प्रो ट्रे विधि का ही चुनाव करें। प्रो ट्रे विधि के अंतर्गत प्रत्येक खाने में चूँकि एक ही बीजों का प्रयोग किया जाता है और ये एक मृदा रहित तकनीक होती है, तो मृदा से संबंधित जो विभिन्न फफूंदनाशी जो बीमारियां होती हैं, जो कीटों को बिचड़े को प्रभावित करती हैं, उससे न सिर्फ बचाव होता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे रोग मुक्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं और पौधों की बढ़वार भी लगभग एक समान होती है। तो यही जो फ़ायदे होते हैं, इसी कारण से प्रो ट्रे विधि का अगर आप चुनाव करते हैं तो आपके लिए स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन एक सरल विधि रहेगी और जो हम रोपाई करने के बाद पौधों के मरने की संभावना रहती है वो भी कम से कम होगी। गाजर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 8 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटिस चंडनी लगाएं। गाजर की खेती के लिए उपजाऊ हल्की मिट्टी, जैविक अंश से भरपूर अच्छे जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। गाजर की बुआई सीधी पंक्तियों में करें, साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपने देख ली है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज हम बातें करने वाले हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन अपनाते हैं। कुछ लोग मुर्गी पालन करते हैं, कुछ लोग मछली पालन, कुछ लोग गाय बकरी पालन करते हैं, तो कुछ लोग शुकर पालन। क्या आपने समन्वित पशुपालन के बारे में सुना है? हो सकता है हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन समन्वित पशुपालन करते होंगे। कैसे करें समन्वित पशुपालन और क्या लाभ मिल सकता है इससे? पूरी जानकारी दिलाने के लिए आपको दिखाते हैं ये वृत्त चित्र। आइए देखते हैं। युवाओं में अभी नई नई तकनीक जो आई है उसको लेकर के क्या सीखने का जज्बा है और कैसे युवा धीरे धीरे सरकारी नौकरी को छोड़ स्वरोजगार की ओर मुड़ रहे हैं। चतरा के टीकर गांव में राकेश कुमार यादव एक ऐसे युवा
किसान के रूप में जाने जाते हैं, जो इंटीग्रेटिव फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें सूकर पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए वो चर्चा का विषय हैं और लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं और क्या कुछ तकनीक अपना रहे हैं, कैसे इस लाइन में आए हैं, इस सब जानकारी हम उनसे लेंगे। झारखंड में प्रेरणादायक उद्यमिता से जुड़ी कहानियों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे युवा अपनी इच्छा और रुचि के अनुरूप अपना कैरियर चुनते हैं और परचम लहराते हैं। ऐसे ही एक युवा पशुपालक जिन्होंने बीटेक की डिग्री प्राप्त की, बंगलुरु में नौकरी भी मिली, लेकिन अपने घर के प्रति लगाव और कुछ नया कर गुजरने के जज्बे ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। ये युवा उद्यमी और पशुपालक हैं राकेश कुमार यादव। राकेश चतरा जिले के चैनपुर स्थित टीकर में अपना फार्म चलाते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने समन्वित कृषि की शुरुआत की। इसमें उन्हें अच्छी सफलता और आत्मनिर्भरता मिली। पिताजी पारा शिक्षक है, माँ एक गृहिणी है। मेरा 2 भाई हैं, ठीक है। एक भाई पढ़ाई करता है, छोटे वाले, बड़े वाले खेती बाड़ी करते हैं। सर हम पढ़ाई के तौर पर बीटेक किए हैं। मेरा बेसिकली देखा जाए तो मेरा जो जॉब प्लेसमेंट बंगलुरु के तौर पर हुआ था, है ना, लेकिन घर से मेरा माता पिता से ज़्यादा लगाव होने की वजह से, ठीक है, हम सोचे कि कुछ घर तरफ ही किया जाए। तो यही प्रेरित होकर के हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तरफ गए और इसको 2019 में हम इसका शुरुआत किए, ठीक है। बेसिकली 25 सुगर से हम इसका स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है। नई शुरुआत के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। पेशे से शिक्षक पिता और गृहिणी माता ने राकेश को विधिवत शिक्षा दी, लेकिन जरूरत और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने बरसा कृषि विश्वविद्यालय से पशुपालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर पूरी शिद्दत के साथ इस रोजगार को अपना लिया। बेसिकली सर जब हम रांची में रहते थे तो रांची के क्षेत्रों में ज़्यादा इसका मतलब बोलबाला रह रहा था और सरकार द्वारा मतलब पिगरी के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। इन्हीं सब को देखते हुए जब हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जब गए तो मैंने वहाँ ट्रेनिंग जब इसका हम लिए तो वहाँ इसका क्षेत्र में ज़्यादा हमको प्रॉफिट और कम समय में ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है, ठीक है। वहीं से प्रेरित होकर के हम इसका शुरुआत किए थे। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो नौकरी प्राप्त कर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन युवा राकेश की सोच इससे अलग है। वे पशुपालन के क्षेत्र से जुड़कर न केवल अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं और रोजी रोटी के लिए अपने शहर तथा राज्य से दूर जाने वाले युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सर नौकरी तो करते तो केवल मेरा अपना जीवन यापन हो सकता था, अपना घर वाले को मतलब चला सकते थे, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का मेरा एक मकसद था, ताकि ये यहाँ का लोग जो बाहर मतलब काम के तौर पर जो पलायन करते हैं, ठीक है, उसको हमको रोकना था। राकेश अपने फार्म में सूकर, मुर्गी और बकरी पालन करते हैं। बड़े पैमाने पर मछली पालन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। राकेश ने अपने फार्म में टीएनडी नस्ल का सूकर और सोनाली मुर्गी पाल रखा है, जो झारखंड की जलवायु के लिए काफी अनुकूल है। अभी हमारे पास सुगर का नस्ल है टीएनडी, ठीक है, और सोनाली मुर्गी है जो लेयर वाला और बॉयलर दोनों तरह का रखे हैं, ठीक है, और मछली के लिए पॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। मछली का भी ट्रेनिंग वगैरह ले लिए हैं, इसका भी काम अगले महीना से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मौसम का बारिश न होने की वजह से, ठीक है, हाँ, मछली का काम स्टार्ट नहीं किया। राकेश के फार्म में तकरीबन 50 ब्लैक बंगाल बकरियां हैं। ये बकरियां झारखंड की जलवायु के लिए बेहद अनुकूल हैं। राकेश बताते हैं कि इस नस्ल की बकरियों की काफी मांग है और उत्पादन से ज्यादा इसकी खपत है। झारखंड में ज़्यादातर बकरी में ब्लैक बंगाल का ही यहाँ का सर्वाइव करता है, इसीलिए ब्लैक बंगाल ही
हमारे पास बकरी है। एक जागरूक और शिक्षित युवा प्रशिक्षण के महत्व को भली भांति समझता है। प्रशिक्षण प्राप्त खेतिहर या पशुपालक अन्य पारंपरिक खेतिहरों या पशुपालकों की तुलना में ज्यादा मुनाफा कमाता है। राकेश ने भी मत्स्य पालन, सूकर पालन और बकरी पालन के लिए बाकायदा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सर, कोई भी चीज़ करने से पहले ट्रेनिंग तो ज़रूरी है। क्या इसके बारे में कब क्या इलाज देना है, कौन सा दवा देना है, ठीक है, वो सब तो ज़रूरी है। प्रशिक्षण सर फिशरी वाला हम 5 दिन का लिए थे, ठीक है, और 3 दिन का लिए थे शुगर का, और बकरी का 10 दिन का लिए थे RCT आपका चतरा से। राकेश आवश्यकता और मुनाफा को ध्यान में रखकर समन्वित ढंग से पशुपालन करते हैं। राकेश के फार्म में तकरीबन 2000 मुर्गी के चूजे हैं। इसके लिए भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। राकेश अपने फार्म में सोनाली प्रजाति के चूजों का पालन करते हैं, जो झारखंड की जलवायु के लिए अनुकूल है। सर, मुर्गी एक्चुअली जो मेरा फार्मिंग जो बना हुआ था वो ज़्यादातर बकरी शुगर और का ही बना हुआ था। तो इसको देखते हुए मैंने लेयर तो नहीं क्या बोलते हैं, पोल्ट्री वाला तो इसमें ना रह सकता है, क्योंकि पोल्ट्री वाला के ओपन जगह चाहिए। तो देसी में ही एक नस्ल है सोनाली, ठीक है। तो सोनाली का हम ट्रेनिंग लिए तो बताएं कि इस आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें सोनाली सर्वाइव करेगा, है ना। उसी को देखते हुए सोनाली का दोनों लेयर और बॉयलर दोनों का ऑर्डर हम लगाए हैं, अभी वर्तमान में है भी। राकेश बताते हैं कि वे पड़ोसी राज्य बंगाल से चूजे मंगाते हैं, जो 65 से 70 दिनों में तैयार हो जाता है। इनके लिए बाजार भी उपलब्ध है और इनसे मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है। लेयर वाला का भी यहीं पर हो जाता है, और जहाँ से हम बंगाल से हमको ये चिक्स मिला है, तो जो इसका डीलर है उनके द्वारा बोला गया है कि माल तैयार होगा 200 रुपये kg, हम खुद का ले लेंगे, है ना। 1 kg एक चिक्स तैयार करने में 1 kg तैयार करने में 65 से 70 दिन का समय लगेगा, और 130 रुपया इसका मेडिसिन, स्टाफ और फीड वगैरह सारा लेकर के एक चिक्स पर 130 रुपये का जाएगा, और 200 रुपये पर kg हाँ हम थोक एक बार में उठा लेंगे। मात्र 5 कट्ठा जमीन पर राकेश ने पशुपालन का काम शुरू किया था। विगत 4-5 वर्षों में इन्होंने अपने फार्म का क्षेत्र विस्तार किया है। आज की तारीख में इनका फार्म 2 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें वे सूकर, बकरी और मुर्गी के साथ साथ मछली पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। एरिया मेरा 2 एकड़ है। फर्स्ट बार हम तो स्टार्ट किए थे वो 5 कट्ठा से स्टार्ट किए थे, ये एरिया था, लेकिन इसी से करते करते धीरे धीरे आज हमारे पास 2 एकड़ एरिया है, उसमें पूरा में चल रहा है। राकेश पशुपालकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर पशुपालन करने की हिमायत करते हैं। अभी उन्हें सालाना लगभग 6 लाख रुपए की आमदनी हो रही है, और साथ ही साथ 4 से 5 लोगों को वे रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रशिक्षण, मेहनत और लगन से पशुपालन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। 6 लाख सर, 6 लाख से लेना, हाँ, स्टाफ वगैरह सारा चीज़ काट कूट के, ठीक है, सालाना 6 लाख रुपया पूरे। हाँ नहीं, इसीलिए तो नौकरी नहीं किए, प्लस में 4 से 5 लोगों का रोजगार भी दिए हैं। कृषि और पशुपालन सामूहिकता और सहयोग का काम है, इसलिए पशुपालन के काम में राकेश के भाई और दोस्त उनका सहयोग करते हैं। उन्हें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। हालांकि बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद पशुपालन के क्षेत्र में करियर बनाने को लेकर पहले पहल घर और समाज के लोगों का विचार सकारात्मक नहीं था, लेकिन अब जब इस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिल रही है, सभी का नजरिया बदला है। बच्चा सर, फर्स्ट बार हम पिगरी वाला रांची से ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से हम लाए थे, ठीक है, और बकरी भी हम ब्लैक बंगाल नस्ल का हम वहीं से लाए थे, और सोनाली जो मुर्गी है वो कुछ चंडीगढ़ से मंगाए हैं, वो लेयर वाला, और बॉयलर वाला जो है बंगाल से मंगाए, सिलीगुड़ी से।
सर देखिए, उन लोग नेगेटिव तो पहले सोच ही रहे थे, ठीक है, लेकिन रह गया कि हाँ मेरा ये बिजनेस था, बिजनेस का पर्पस था, ठीक है। बाद में सब ठीक हो गए, किसी प्रकार का कोई सा दिक्कत नहीं है। अब ये अभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। राकेश हालांकि सरकार की योजनाओं से काफी लाभान्वित नहीं हुए हैं, लेकिन वे युवाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर खेती बाड़ी एवं पशुपालन करने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ वे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। राकेश का मानना है कि कम पूंजी से भी पशुपालन का काम शुरू किया जा सकता है और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है। पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ये पौंड का दिया गया था, ठीक है। उसके बाद किसी प्रकार का मतलब हाँ जो भी किए हैं वो अपने से। पढ़ाई तो खैर जरूर जिनको इच्छा है वो सरकारी नौकरी में जाने का वो अपना जा सकते हैं, लेकिन मेरा अनुसार चले तो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है, आत्मनिर्भर बने। विकास कुमार पशुपालन के काम में राकेश के सहयोगी हैं। कोविड-19 के वक्त हुए लॉकडाउन में बाहर से लौटकर विकास राकेश के साथ जुड़े हैं। सर बहुत कोशिश किए, पशुधन योजना के तहत शेड वगैरह का भी फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन प्रतिनिधियों द्वारा किसी प्रकार का मतलब आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया। विकास भी मानते हैं कि खेती बाड़ी और पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा मुनाफा और वांछित सफलता के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। विकास ने भी मछली पालन और बकरी पालन का प्रशिक्षण लिया है। नहीं, मछली पालन के लिए ट्रेनिंग लिए थे हम रांची में 3 दिन का, और बकरी पालन यहाँ RCT में लिए थे 2 ट्रेनिंग। विकास बताते हैं कि उनके पास नया तालाब है, लेकिन कमोबेश सुधार के बाद वे उस तालाब में मछली पालन करेंगे। नहीं, अभी तो नहीं करे, इस वर्ष बारिश नहीं हुआ, और तालाब है उधर तो उसमें मछली डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पानी में तो इसमें सीमेंटीकरण कराना है, उसके बाद फिर पानी भर के और मछली पालन कराते। विकास का मानना है कि जनसंख्या काफी तेज गति से बढ़ रही है। ऐसे में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे बचने के लिए युवा पीढ़ी सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे न रहें, बल्कि नया स्टार्टअप शुरू करें। उनके जहन में लॉकडाउन के दौरान हुई बेरोजगारी का भय अब भी दिखता है। उनका मानना है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और परस्पर सहयोग से राज्य के युवा न केवल पलायन से बच सकते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अन्य लोगों के लिए भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। देखिए, अभी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है युवाओं का, और नौकरी बहुत कम है सरकारी नौकरी, तो अपना आत्मनिर्भर बनना, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम में। जैसे लॉकडाउन में देखें कि लोग बाहर में जो रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो एक बार काम ठप हो गया, तो जिसका अपना बिजनेस था खुद का, वो तो किसी तरह संभल गए, लेकिन जो बाहर में काम कर रहे थे उनके लिए बहुत दिक्कत हुआ। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए और अपना रोजगार खुद क्रिएट करके और रोजगार चलाइए। यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी संकल्प के साथ शिक्षा प्राप्त करता है। कोई भी ज्ञान वृथा नहीं जाता, कहीं न कहीं वह उपयोगी साबित होता है। लेकिन यदि कर्म या कर्म क्षेत्र बदलकर ज्यादा आमदनी और मानसिक शांति प्राप्त की जाए, तो वहां ज्ञान का बेहतरीन उपयोग हो सकता है। राकेश कुमार यादव शिक्षित युवा हैं, बीटेक की डिग्री भी हासिल की है, लेकिन उन्हें पशुपालन में ज्यादा लाभ और सुकून मिल रहा है। ऐसे युवक जो डिग्री प्राप्त कर अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाए हैं अथवा कर्म बदलने पर झिझक रहे हैं, तो राकेश कुमार यादव उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि युवाओं ने जो सोचा है, ठान लिया है, उसको करने में कैसा इनको मज़ा भी आता है, और जो युवा किसी के पास जाके काम मांगता वो आज 4 और 5 लोगों को काम दे रहा है, इससे बड़ी क्या बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच थी लोकल फॉर वोकल, और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट इतना कर दिया जाए कि वो रोज़गार देने लायक बने, वो यहाँ चरितार्थ होता है। राकेश और उसके दोस्त ने मिलकर जो इस तरह की इंटीग्रेटिंग फार्मिंग किया है, इससे इस क्षेत्र के लिए न बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है, और वो भी बिना सरकारी योजनाओं का लाभ लिए हुए। सरकार से गुजारिश रहेगी कि ऐसे युवाओं को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ दें। साथ ही जो ट्रेनिंग
की पीरियड होती है या जो विदेश भ्रमण का होता है वो इन लोगों को दिया जाए, ताकि और ऐसे जो युवा साथी हैं वो इनसे जुड़ेंगे और जुड़ करके इस राज्य का नाम रोशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार। तो देखा किसान भाइयों आपने, समन्वित पशुपालन न सिर्फ लाभदायक है बल्कि बहुत आसान भी है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसमें जो दी गई जानकारियाँ थी उसे आप अपनाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे ये अनुरोध है कि आप अपनी बातें हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।